14 मार्च 2021 दिन संडे रविवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, फिर से लॉकडाउन लगने को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। 7-8 राज्यों में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं और इसके चलते राज्य सरकारें जो हैं फिर से लॉकडाउन का फैसला लिए। तो आखिर किन किन राज्यों में लॉकडाउन फिर से लग चुका है 31 मार्च 2021 तक, मैं आपको बताऊंगा आगे पूरी बड़ी खबर। इसके अलावा महिलाओं को 50-50 हजार रूपए तक का फायदा भी मिल रहा है, आखिर कैसे जानेंगे। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी आ रही है भारी बारिश और बिजली वगैरह गिरने को लेकर भी, वो भी आपको बताऊंगा। कुछ एग्जाम न्यूज अपडेट्स भी हैं स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए। और वहीं दोस्तों, आपकी हेल्थ से जुड़ी मेडिकल साइंस की एक नई रिसर्च भी निकल कर आ रही है। क्या है जानेंगे एक एक करके। आज के 50 बड़ी महत्वपूर्ण यानी इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में ध्यान से देखते रहिएगा मेरे साथ एकदम पूरा लास्ट तक। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहले अपडेट में। देखिए दोस्तों, देश में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस चलने जा रही है। छोटे व्यापारी सस्ते में बेच सकेंगे सामान, करोड़ों लोगों को रोजगार में इससे मदद मिलेगी। जी हाँ, हमारी भारतीय रेलवे की एक नई पहल है। अब जो दोस्तों रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरानिया के लिए पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है, जो कि माल ढोने वाली ही ट्रेन है, लेकिन ये काफी स्पीड से चलेगी और एटलीस्ट इसका फायदा व्यापारियों को होगा। देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले छोटे और लघु मध्यम की मदद के लिए भारतीय रेलवे ने सराहनीय प्रयास किया है। अगर आपके पास एक ट्रेन के लिए पूरा सामान नहीं भी है ना, तब भी आप सामान भेजने के लिए का फायदा ले पाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियली सेंट्रल रेलवे की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। अच्छा, इसके अलावा रेलवे को लेकर और एक खबर ये दोस्तों की हरिद्वार कुंभ सहित इन राज्यों के लिए शुरू होंगी 6 और स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, रेलवे की और एक अच्छी पहल है। देश में कुछ और ट्रेनें चलाने को लेकर 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला रेलवे ने किया है। ये ट्रेनें हरिद्वार सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र और पंजाब के कई शहरों से होकर चलेगी। अब इनका रूट और टाइमिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, इन 15 साल पुरानी गाड़ियों का अगले साल से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा रिन्यू। देश भर में ये नियम लागू हो चुका है। जी हाँ, हालांकि दोस्तों ये फिलहाल आम आदमी यानी कि जनता के लोगों की गाड़ियों के लिए नियम नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना, जितने भी सरकारी विभाग, सरकारी कार्यालयों में जो गाड़ियां हैं, अगर वो 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, तो उन वाहनों का अब आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो वो रिन्यू नहीं होगा, नवीनीकरण उनका नहीं होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये नया प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया है और देश भर में 1 अप्रैल 2022 से ये नया नियम भी लागू हो जाएगा। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियली लेटर और प्रेस नोट भी जारी किया गया है। चलिए बात करें अगली खबर। देखिए आप, 28 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 1 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इस बार अनुमान है दोस्तों की 6 लाख तीर्थ यात्री जो है अमरनाथ यात्रा में आ सकते हैं और इसी के हिसाब से फिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं भी की जाएगी। 1 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 28 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। 28 जून से लेकर 22 अगस्त तक आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। अमरनाथ की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अप्रैल से देश भर की तकरीबन 446 बैंक ब्रांचों में अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, है ना। आप भी अगर अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक या यस बैंक की देश भर में मौजूद तकरीबन 450 ब्रांचों में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर असम और पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजनीतिक हिंसा के शिकार कार्यकर्ताओं के परिवारों से भी मिलेंगे। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो वो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार से यानी आज से ही असम और पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे यानी 2 दिन के दौरे पर जाएंगे, जहां वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो ये कुछ पॉलिटिकल तैयारियां चल रही है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ से जुड़ी बहुत ही अच्छी खबर है। एक तो अब ज्यादा मजबूत होगा हड्डी को जोड़ने वाला इम्प्लांट। देश में हुई मेडिकल क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। जी हाँ, अब अगर हड्डी वगैरह क्रैक हो जाती है ना, तो वो और जल्दी क्विक जुड़ पाएगी। दरअसल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के भोपाल स्थित प्रगत पदार्थ प्रक्रम अनुसंधान संस्थान ने देश में पहली बार 3D मॉडल वाले इम्प्लांट यानी कि हड्डी को जोड़ने के लिए विकल्प के तौर पर धातु से बनी रोड, प्लेट या अन्य संरचना बनाने की तकनीक विकसित की है। अब स्टील या टाइटेनियम के साथ सिर्फ 1% कार्बन आधारित धातु ग्रेफीन मिलाकर इम्प्लांट को 40% तक ज्यादा मजबूत बनाया जा सकेगा और ये इम्प्लांट बिल्कुल हड्डी की तरह कार्य करेगा। अभी स्टील या टाइटेनियम से इम्प्लांट किए जाते हैं, लेकिन मजबूती बढ़ाने के लिए अब ये नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। जिनकी फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है ना, तो ऐसे मरीजों को अब क्विक राहत मिल सकेगी। अच्छा, इसके अलावा मेडिकल से जुड़ी और एक खबर देखिए दोस्तों की कैंसर के इलाज में भी क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। वैज्ञानिकों को एक नई राह दिखाई दी है। जी हाँ, आपको पता होगा कि कैंसर का अभी तक भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है, राइट। लेकिन अब वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में यह बात सामने आई दोस्तों कि कैंसर ग्रस्त सेल एक्टिव हाइबरनेशन
डिप्रेशन की स्थिति में जाकर कीमोथेरेपी से उत्पन्न वातावरण में खुद का बचाव करने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब कि निष्क्रिय होने का स्वांग कर लेते हैं और कीमोथेरेपी का प्रभाव कम होने पर फिर से बढ़ने लगते हैं। क्योंकि अभी जो होता है ना दोस्तों, कई बार कैंसर का लोगों में इलाज हो जाता है फिर भी वापस सक्रिय हो जाता है और उसके मामले सामने आने लगते हैं। लेकिन अब अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च के जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ है और इसके मुताबिक दोस्तों कुल मिलाकर के कैंसर के इलाज में अब वैज्ञानिकों को और ज्यादा जानकारियां मिली हैं, जिसकी मदद से कैंसर का इलाज अब और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगा। और साथ ही और एक खबर देख लीजिए हेल्थ से जुड़ी फटाफट से। नई रिसर्च में ये बात का भी पता चला दोस्तों कि किडनी के मरीज अगर रोजाना एक्सरसाइज करते हैं ना, तो महज एक्सरसाइज करने से उनके किडनी फेल होने का खतरा 17% तक कम हो जाता है और मौत की आशंका 38% तक घट जाती है। देखिए जरा, बहुत ही अच्छी और चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। जो किडनी के मरीज रोजाना एक्सरसाइज करते हैं उनमें 37% तक दिल की बीमारियों का रिस्क भी कम हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है ये बात आप अंदाजा लगा सकते हैं। रोजाना तकरीबन 40 से 45 मिनट जरूर आप वर्कआउट करें। रोज 6 से 8 गिलास पानी पिएं, स्मोकिंग से दूर रहें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें और ब्लड शुगर न बढ़ने दें। क्योंकि किडनी फेल होने के कुछ 8 बड़े कारण आप देख सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि शरीर में पानी की कमी हो जाना, इसलिए पानी फुल पिएं और वजन नहीं बढ़ने दें शरीर का, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, इस राज्य के बुजुर्गों को अब मिलेगी 30,000 पेंशन। 1 लाख गरीब परिवारों को भी हर साल 1.8 लाख का सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि कल ही हरियाणा का जब बजट आया था ना, तो उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से बजट में बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाने का ऐलान किया गया। 1 अप्रैल से ही यानी कि जस्ट अगले महीने से ही बुजुर्गों की पेंशन को 2250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। यानी कि 2500 रुपए महीने के हिसाब से अब सालाना उन्हें 30,000 रुपए पेंशन मिल जाएगी। जिनको भी पेंशन मिलती है उन सभी को ये फायदा मिल सकेगा। इसके अलावा भी बजट में कई सारी घोषणाएं और ऐलान किए गए जिनकी डिटेल तो मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। अच्छा, फिलहाल देखिए आप अगली खबर। श्रीलंका में बुर्का पहनने पर भी बैन लग चुका है। हालांकि ये खबर हमारे भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय अपडेट है, लेकिन फिर भी देखिए आप, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो इस्लामिक धर्म वाली महिलाएं, लड़कियां बुर्का जो पहनती है ना, ब्लैक बुर्का, उसको पहनने पर श्रीलंका में बैन लग चुका है। इसके अलावा श्रीलंका में एक और प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है कि 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पर कट्टरपंथ वगैरह के खिलाफ कुछ ये फैसला लिया गया है क्योंकि धार्मिक अतिवाद बढ़ रहा है और इसीलिए। इससे पहले आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में भी महिलाओं को बुर्का पहनने पर रोक लगाई थी और श्रीलंका में भी रोक लग चुकी है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप। हरिद्वार कुंभ मेले 2021 को लेकर अपडेट है दोस्तों। अब बेरोक कटोक कुंभ में आ सकेंगे लोग और इनको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं लानी होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से ये ऐलान किया गया है। इतने दिन क्या कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाने अनिवार्य थी, तभी उनको एंट्री मिल रही थी, राइट। लेकिन अब यहाँ पर फिलहाल थोड़ी प्रशासन की तरफ से डील दी गई है और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वगैरह आप नहीं भी लाते तो भी कुंभ मेले में जा सकेंगे। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, महिलाओं को कंपनी से जुड़ने के लिए 50,000 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस देगी सर्विसपेरो। जी हाँ, हालांकि ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम नहीं है, प्राइवेट कंपनी की तरफ से स्कीम है ये। सर्विसपेरो कंपनी जो है वो अगर महिलाओं को जॉब देती है तो उनके लिए एक नई पहल की घोषणा की है। अनुभव समाधान सेवा प्रदाता कंपनी है ये। उसका ये कहना है कि महिलाएं अगर इस कंपनी में कर्मचारी या नियुक्ति जो भी बनती है तो उन महिला उम्मीदवारों को 50,000 रुपए सीधा कंपनी ज्वाइनिंग बोनस देगी। यानी कि जॉब ज्वाइन करते ही 50,000 रुपए उनको दे दिया जाएगा। लेकिन कंपनी ने शर्त रखी है कि 15 अप्रैल तक कंपनी से महिलाओं को जुड़ना होगा, तभी ये फायदा मिलेगा। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। दरअसल दोस्तों, ये जो 3 बैंक है ना, इनमें सरकार ने कुछ पूंजी डाली है। जी हाँ, दरअसल वित्त मंत्रालय जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों में 14,500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश अगले कुछ ही दिनों में करेगा, जो कि अभी आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में चल रहे हैं। ये बैंक अभी पीसीए में चल रहे हैं, यानी कि इन बैंकों को अभी नया लोन देने की इजाजत नहीं है, ना ही कुछ ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत है। क्यों? क्योंकि बैंकों की हालत पहले से ही अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए तो आरबीआई ने ये प्रतिबंध लगा रखे हैं। और इसलिए अभी इन बैंकों के हालातों को सुधारने के लिए सरकार जो इनमें 14,000 करोड़ रुपए के लगभग इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, यानी कि पूंजी डालने जा रही है। तो इन बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी बात है दोस्तों कि इन बैंकों के डूबने का खतरा अब कम हो चुका है, ठीक है ना। और अगले अपडेट में देखिए आप, मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आंधी और बिजली की गरज शुरू हो चुकी है। अन्य राज्यों का मौसम का हाल क्या चल रहा है, तो मौसम विभाग की और चेतावनी भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगले 2 दिनों तक देश के कई राज्यों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी आ रही है। आईएमडी का ये ताजा अपडेट आ रहा है। जी हाँ, कई उत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश के आसार चल रहे हैं और कई राज्यों में अभी आंधी भी चल रही है और चल भी सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। संपूर्ण भारत का 14 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और ओलावृष्टि भी हो सकती है, यानी कि ओले वगैरह भी गिर सकते हैं। इसके अलावा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये रहा आज का वेदर अपडेट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। सोना खरीदने का आपके पास भी अच्छा मौका हो सकता है,
क्योंकि पिछले 3 महीनों के दौरान अभी सोने के रेट में 6,000 रुपए तक का सस्ता देखने को मिल रहा है। आज के सोने के ताजा रेट की बात करें तो अभी 24 कैरेट सोना जो 44,601 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चल रहा है और चांदी का रेट मैंने आपको कल ही बताया था। तो ये कुछ अपडेट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस और लॉकडाउन वगैरह को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। अपडेट देखिए कि फिर से डराने लगा कोरोना का खतरा। एक्टिव केस का जो कुल आंकड़ा है वो 2 लाख के पार पहुंच चुका है अभी वापस, जबकि आपको पता होगा इतने दिन एक्टिव केस 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच चुके थे, मतलब 1,40,000 के लगभग आ चुके थे, राइट। अब वापस बढ़ने लगे हैं। 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना का खतरा फिर से बढ़ रहा है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, लॉकडाउन आखिर कहां लगाया गया, तो इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। देश में फिर से लौटने लगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो चुके हैं, जो कि काफी महीनों बाद तो खोले गए थे, उनको वापस बंद करना पड़ा तत्कालीन आदेश के मुताबिक। अभी देश के कई राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा वापस आ रहे हैं। और इसी के चलते देखिए आप अपडेट दोस्तों, पंजाब में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। अब बंद रहेंगे सभी आंगनबाड़ी केंद्र। 8 जिलों में पंजाब के अंदर नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। कौन कौन से 8 जिलों में, तो देखिए लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, नवांशहर, कपूरथला और होशियारपुर। यहाँ पर रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा आंगनबाड़ियों को भी बंद करने का फैसला किया गया है अगले आदेश तक। साथ ही कोरोना पर और एक अपडेट देखिए दोस्तों, कोरोना के कारण महाराष्ट्र, पुणे के भी स्कूल कॉलेज जो है वो 31 मार्च तक बंद रहेंगे और बोर्ड एग्जाम कराने पर भी कुछ फैसला लिया गया है, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटक राज्य में भी देखिए फिर से सख्त हुए कोरोना के नियम। अब सिर्फ इतने लोग ही शादी समारोह में हो सकेंगे शामिल। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी आ रही है और इसी के कारण कर्नाटक राज्य में भी सरकार की तरफ से शुक्रवार को विवाह जैसे आयोजन और कोई भी धार्मिक समारोह वगैरह हो गया, उनमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या को फिर से कम कर दिया। विवाह या अन्य आयोजन में अब केवल 500 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी, जबकि हॉल या बंद जगहों पर केवल 200 लोगों को ही अनुमति रहेगी। बर्थडे यानी कि जन्मदिन वगैरह के सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ 100 लोग और बंद जगहों पर 50 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। तो कर्नाटक राज्य में भी ये लिमिटेशन लगा दी है फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, है ना। इसके अलावा देखिए कोरोना के कारण इन राज्यों में एंट्री के लिए भी अब आपको नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कई राज्य सरकारों ने तो मतलब ऐसा करते हैं कि जो बाहर से दूसरे राज्यों से अगर कोई लोग भी उनके राज्य में आ रहे हैं ना, तो भी उनको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी, तब भी उनको उनके राज्य में एंट्री मिलेगी। कौन कौन से राज्यों में जिन्होंने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है, तो उसमें शामिल है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में अगर आप जाते हैं कहीं से भी, ठीक है ना, अगर आप ऑलरेडी राज्य में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर से अगर इन राज्यों में जाते हैं तो आपको साथ में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा, तभी से आपको एंट्री मिलेगी। ओके, इसके अलावा देखिए कोरोना पर और एक अपडेट वैक्सीनेशन टीकाकरण पर आ रहा है। अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ। शुक्रवार को यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा टीके लगाने का रिकॉर्ड बन चुका है यूपी में। वैक्सीनेशन पर और एक अपडेट आ रहा है कि सप्ताह में दूसरी बार दिए गए 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र राज्य में भी वैक्सीन लगाने का आंकड़ा जो 25 लाख के पार पहुंच चुका है। अब तक कुल मिलाकर के पूरे भारत में वैक्सीन आंकड़े की बात करें ना, तो दोस्तों कुल 2,82,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे भारत में लगभग 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई और 11 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन को भी वैक्सीन लग चुकी है। तो भारत में कुल मिलाकर के टीकाकरण तो बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी कई राज्यों में कोरोना फिर से सक्रिय हो रहा है। सो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि अभी भी आप मास्क वगैरह जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग वगैरह को भी यूज करते रहें, ठीक है ना। बाकी भारत में अभी कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 25,000 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,13,58,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 2 लाख के लगभग एक्टिव केस चल रहे हैं। देखिए एक्टिव केस का आंकड़ा 2 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है, 7,000, 7,500 और ज्यादा हो चुके हैं। भारत में कोरोना के कारण कुल मरने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,58,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और वहीं देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर खबर आ रही है कि किसान भाई लोग जो हैं वो अब सिंगू बॉर्डर पर स्थायी कब्जे की तैयारी में बन रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर पक्के मकान बनाने लग गए हैं। जी हाँ, देखिए सिंगू बॉर्डर पर 25 तो पक्के मकान बन भी चुके हैं और 2000 और मकानों के निर्माण की तैयारी चल रही है। मतलब कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान भाई लोगों को ये लगता है दोस्तों कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि सरकार उनके नियमों को रद्द ना कर दें, और अब तो वो पक्के आशियाना बनाना शुरू कर चुके हैं। आपको पता होगा काफी दिन हो चुके हैं, 100 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान भाई लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर, टीकरी, शाहजहांपुर, गाजीपुर बॉर्डर वगैरह पर जो लगातार आंदोलन चल रहे हैं। लगातार घटती संख्या के बीच शनिवार को भी चारों बॉर्डर पर किसान लोग जमा नजर आए और अब किसान भाई लोग जो पक्के मकान बनाना शुरू कर दें यहाँ पर। तो ये किसान आंदोलन को लेकर अपडेट चल रहा है। और अब बात करें अगली खबर में, देखिए अपडेट है प्राइवेट नौकरी वाले लोगों को लेकर अपडेट है दोस्तों की। देखिए हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला है।
झारखंड राज्य गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया कि प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी जो वो झारखंड के स्थानीय लोगों को मिलेगी। यानी कि देखिए यहाँ पर अभी प्राइवेट सेक्टर में जो लोकल पब्लिक है उसके लिए आरक्षण लागू किया जा चुका है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत झारखंड राज्य में प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग कर्मचारी एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, उनमें 75% आदमी तो झारखंड के ही होंगे। बाकी 25% आदमी जो कंपनियां वो बाहर से लोगों को नियुक्त कर पाएगी, एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी, लेकिन कंपनियों के लिए 75% एम्प्लॉयमेंट जो वो लोकल स्टेट का रखना पड़ेगा। तो ये झारखंड सरकार ने प्राइवेट नौकरी में आरक्षण दिया लोगों को। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी निजी नौकरी यानी कि प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दिया गया था, तो उसको अदालत में चुनौती वगैरह भी मिल चुकी है और उस पर अभी भी कुछ बहसबाजी वगैरह चल रही है। लेकिन इधर देखिए अब झारखंड सरकार ने भी प्राइवेट नौकरी में आरक्षण दे दिया। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं। फिलहाल अगली खबर देखिए, एजुकेशन एग्जाम को लेकर अपडेट है। नीट एग्जाम के तहत है ना, इस बार नीट को आप हिंदी में भी दे पाएंगे। छात्रों को नीट परीक्षा हिंदी में देने का भी विकल्प मिलेगा। ये नया सिस्टम इस बार नीट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए जो नीट एग्जाम होता है ना, वो अब आप हिंदी में भी दे पाओगे। MBBS वगैरह के लिए जो प्री टेस्ट होता है वो होता है नीट। अच्छा, इसके अलावा नीट में एक और नियम ये रहेगा कि वर्ष में एक बार ही होगी अब परीक्षा, पेन पेपर मोड पर 1 अगस्त को होगी। जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली की ओर से नीट यूजी साल में अब एक ही बार होगी। पहले 2 बार इस परीक्षा का आयोजन पर विचार चल रहा था, लेकिन सारी अटकलें समाप्त हो चुकी है। अब नीट यूजी की परीक्षा 1 अगस्त को पेन पेपर मोड पर होगी और एक ही बार होगी और इस बार आपको हिंदी में टेस्ट देने का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, उड़ीसा राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की हॉस्टल फीस को माफ कर दिया। जी हाँ, अगर आप भी उड़ीसा राज्य में रहते हैं और इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह के लिए हॉस्टल लेते हैं ना, तो उस पर अब आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। दरअसल सरकार ने ये फैसला कोरोना महामारी की वजह से लिया है। राज्य सरकार की तरफ से अप्रैल 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक की जो फीस लगी है ना, उसको माफ कर दिया। सरकार ने 17,000 से भी ज्यादा हॉस्टलों की फीस को माफ किया। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, प्लॉट मकान और फ्लैट वगैरह खरीदने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई रणनीति या नई नियमावली बनाई है। अब यहाँ पर क्या नियम लागू होंगे, तो दरअसल उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण व आवास विकास से प्लॉट मकान फ्लैट खरीदने वालों के आवंटन अब 3 नोटिस के बाद ही निरस्त करने का फैसला किया। भुगतान की समय अवधि पूरी होने के 30 दिन बाद आवंटी को पहली नोटिस भेजी जाएगी, फिर 60 दिन बाद, फिर 90 दिन बाद तीसरी नोटिस भेजी जाएगी। इसके बाद आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये यूपी में प्लॉट वगैरह पर एक नया फैसला आया है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमारे देश में डिजिटल करेंसी लाने पर भी विचार चल रहा है। बैंक धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का ये कहना है कि देश में डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी बहुत जल्द। जैसे डिजिटल करेंसी होती है ना, अभी ये क्या बोलते हैं, बिटकॉइन वगैरह है, क्रिप्टो करेंसी, उस तरह से भारत की खुद की एक डिजिटल करेंसी बनने जा रही है। तो ये वाकई में इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आखिर कब तक आती है मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। और एक खबर देखिए दोस्तों, विमान में सफर करने के लिए नए नियम जारी हो चुके हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं ना, तो आप पर बैन लग जाएगा और बैन लगने के बाद आप हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आप भी हवाई सफर वगैरह करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये नया नियम है। आपको कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करना पड़ेगा। हवाई यात्रा करने दौरान आपको मास्क परमानेंट लगा कर रखना होगा। अगर आप मास्क नहीं लगाते या सही तरीके से नहीं लगाते तो आप पर हवाई यात्रा का बैन लग सकता है, यानी कि फिर आप एरोप्लेन में नहीं बैठ पाओगे, ऐसा आप पर प्रतिबंध लग जाएगा। DGCA की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए गए हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, झारखंड में जो टीचर्स वगैरह की हड़ताल चल रही है पिछले कई दिनों से, आपको पता होगा, तो इस पर अब सरकार का ये फैसला आ चुका है। पारा टीचर्स पर हेमंत सरकार गर्म हो चुकी है और सरकार का ये कहना दोस्तों कि अगर धरना प्रदर्शन के लिए स्कूलों से टीचर गायब हो जाते हैं ना, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। जी हाँ, पारा शिक्षकों के आंदोलन पर हेमंत सोरेन सरकार सख्त हो चुकी है। सरकार ने स्कूल छोड़कर धरना प्रदर्शन करने वाले गायब शिक्षकों को ये अलर्ट जारी कर दिया है कि नो वर्क नो पे फॉर्मूला लागू रहेगा और उन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। ये झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से चेतावनी दी गई है टीचर्स को। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बीमा पॉलिसी वालों के लिए एक बड़ा अपडेट है। बीमा धारकों की सुविधा के लिए नियम बदले गए इरडा की तरफ से। बीमा लोकपाल का नया नियम जारी हो चुका है। अब आप एक तो ऑनलाइन ही कंप्लेंट वगैरह कर पाओगे, शिकायत कर पाओगे, लेकिन इसमें अपडेट ये है दोस्तों कि पहले शिकायत सिर्फ आप कुछ ही सिचुएशन में कर पाते थे। मतलब कि अगर आपको कोई बीमा कंपनी समय पर क्लेम नहीं दे रही है या आपको बीमा कंपनी पॉलिसी का पूरा फायदा नहीं दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, उपभोक्ता मंत्रालय जाओगे या कहीं और कंप्लेंट दर्ज कराओगे। तो अब वो काम आप घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी पहले कुछ लिमिटेशंस थी, तो इसके दायरे को और बढ़ा दिया। पहले बीमा कर्मचारियों, एजेंट, ब्रोकर यानी कि दलाल वगैरह या अन्य बिचौलियों के साथ किसी भी प्रकार की विवाद होने पर ही शिकायत की जा सकती थी, लेकिन अब शिकायत प्रकोष्ठ में बीमा कर्मचारी हो गया, एजेंट, ब्रोकर तो है ही है, अन्य बिचौलियों की सेवा में खामियों की कमी आएगी ना, तो भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको कोई एजेंट प्रॉपर आपको सर्विस नहीं दे रहा बीमा पॉलिसी वगैरह की, तो भी आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा पाएंगे ऑनलाइन ही, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, नया रिकॉर्ड बन चुका है। देखिए कि सर्वे में इस बात का पता चला कि दुनिया में जन्म लेने वाला हर 40वां बच्चा जुड़वा बच्चा जन्म ले रहा है, मतलब जुड़वा बच्चा पैदा हो रहा है। एक साल में 16 लाख जुड़वा बच्चे जन्म ले रहे हैं और ये संख्या 50 साल में सबसे ज्यादा चल रही है अभी। मतलब देखा जाए दोस्तों तो इंसानों में जुड़वा बच्चे पैदा होने की स्थितियां जो अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रही है।
अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, पृथ्वी के बेहद पास से गुजरेगा विशाल एस्टेरॉइड, दिखेगा अद्भुत नजारा। जहां एस्टेरॉइड 2001 FO32 ये जो है ये 21 मार्च के दिन पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला। जहां अगर आप भी दिलचस्प एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये महीना आपको एक बेहद अमेजिंग घटना दिखाएगा। दरअसल इस एस्टेरॉइड को नाम दिया गया 2001 FO32। ये एस्टेरॉइड जो है ये अभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये 21 मार्च को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। अगर पृथ्वी और चांद की दूरी से इसकी तुलना की जाए तो ये सिर्फ 5.25 गुना दूर है और आप छत पर से भी इस घटना को आसानी से देख पाओगे। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा कि ऑटोमोबाइल का टॉप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होगा भारत में। नितिन गडकरी का यह कहना कि अगले 5 साल में भारत जो नया मुकाम हासिल कर लेगा और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में दुनिया का हब बन जाएगा। ये गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है, मतलब कि देखा जाए दोस्तों तो एक सरकार जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए नया विजन लिए हुए हैं अगले 5 साल की प्लानिंग पर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बाजार बढ़ेंगे भारत में, स्क्रैपिंग पॉलिसी वगैरह के लिए भी निवेश आएगा बहुत बड़ा, तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका। 7 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होगी और इससे पहले आचार संहिता यहाँ पर लागू भी हो चुकी है। नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवार जो है वो 22, 23 और 24 मार्च को नामांकन भर सकेंगे। इसके बाद 25 मार्च को जांच की जाएगी और 27 मार्च को नाम वापस लिया जा सकता है और इसके अलावा 7 अप्रैल को चुनाव होंगे यहाँ पर। तो ये कुछ इलेक्शन वगैरह को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसके साथ ही दोस्तों आज का अपना ये वीडियो ये फिनिश होता है।